लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस बड़े सम्मेलन छोड़कर छोटी मिट्टी करेंगी पार्टी। जिलों से लेकर ब्लॉक तक कांग्रेस बूथ के कार्यकर्ताओं को करेंगे एक्टिव। इन्वेस्टर समिट के रोड शो में अब तक 94,000 करोड़ के करार। सीएम धामी जल्द करेंगे मुंबई दौरा। उत्तराखंड के विकास में लगेंगे 4 चांद। पहाड़ों पर बदलने वाला है मौसम। बर्फबारी के साथ शुरू होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देहरादून में प्रशासन ने काबुल हाउस खाली करा। दरवाजों पर लगाई सील। काबुल हाउस पर अफगानिस्तान के शासक का था मालिकाना हक। देवभूमि लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज MBPG कॉलेज में 7 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने अपना नामांकन भर दिया है। अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी संजय जोशी ने अपना नामांकन भरा है। वहीं उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी शिवम शर्मा ने भी अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। दोनों प्रत्याशी ने कहा कि कॉलेज के अंदर बहुत ही समस्या है, जिसको वे जल्द पूरा करेंगे। इस परीक्षा परिणाम को लेकर यहाँ हमेशा से दिक्कत रही है और मूलभूत समस्याएं जो शौचालय, पानी और बिजली और फर्नीचर को लेकर जो मुद्दे रहे हैं हमारे बीच में, उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और विद्यार्थी परिषद ऐसे विभिन्न मुद्दों के लिए लगातार संघर्षरत रहता है और मैं विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी हूँ। देखिए, लगातार बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में छात्र शक्ति का प्यार और समर्थन हमें मिलते आया है। जैसा कि आपने हमारी पिछली रैली में भी देखा होगा, इतने ज़्यादा पूर्ण समर्थन छात्र शक्ति का और जितने भी हमारे बड़े भाई लोग हैं सभी का, सर्व दलों का प्यार हमें मिला है। और बहुत खुशी की बात है, आज निर्दलीय नामांकन पत्र भर रहे हैं और ज़रूर जितना ज़्यादा प्यार और समर्थन छोटे भाई बहनों से मिल रहा है तो ऐसा लगता है कि ज़रूर भाइयों का विश्वास जीत के लाएंगे। और सबसे जो हमारी पहली प्राथमिकताएँ हैं महाविद्यालय के लिए, हम राजनीति को छोड़ के शिक्षा की बात करेंगे। तो बहुत अच्छे मुद्दों के साथ हम मैदान में उतरे हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी 11 बजे से। नामांकन के लिए हर कैंडिडेट का हमने अलग अलग बूथ बना रखा है। कैंडिडेट और उसके साथ उसका प्रस्तावक और अनुमोदक केवल 3 जने महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करेंगे और अपना नामांकन करेंगे। आज 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जाँच होगी, वैध सूची लगाई जाएगी और 7 तारीख को प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी और उसी दिन परिणाम घोषित करते हुए और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया जाएगा। छात्र संघ के चुनाव के मद्देनजर आज नॉमिनेशन है, जिसमें जिसने भी आवेदन किया है, जिसमें पुलिस की रिपोर्ट आई है, उसको अनुमति दी गई है। यदि बिना अनुमति के किसी ने भी रैली निकाली तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज MBPG कॉलेज में 7 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने अपने नामांकन भर दिए हैं। अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी संजय जोशी ने अपना नामांकन भरा है। वही उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी शिवम शर्मा ने भी नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। इस परीक्षा परिणाम को लेकर यहाँ हमेशा से दिक्कत रही है और मूलभूत समस्याएं जो शौचालय, पानी और बिजली और फर्नीचर को लेकर जो मुद्दे रहे हैं हमारे बीच में, उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और विद्यार्थी परिषद ऐसे विभिन्न मुद्दों के लिए लगातार संघर्षरत रहता है और मैं विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी हूँ। देखिए, लगातार बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में छात्र शक्ति का प्यार और समर्थन हमें मिलते आया है। जैसा कि आपने हमारी पिछली रैली में भी देखा होगा, इतने ज़्यादा पूर्ण समर्थन छात्र शक्ति का और जितने भी हमारे बड़े भाई लोग हैं सभी का, सर्व दलों का प्यार हमें मिला है। और बहुत खुशी की बात है, आज निर्दलीय नामांकन पत्र भर रहे हैं और ज़रूर जितना ज़्यादा प्यार और समर्थन छोटे भाई बहनों से मिल रहा है तो ऐसा लगता है कि ज़रूर भाइयों का विश्वास जीत के लाएंगे। और सबसे जो हमारी पहली प्राथमिकताएँ हैं महाविद्यालय के लिए, हम राजनीति को छोड़ के शिक्षा की बात करेंगे। तो बहुत अच्छे मुद्दों के साथ हम मैदान में उतरे हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी 11 बजे से। नामांकन के लिए हर कैंडिडेट का हमने अलग अलग बूथ बना रखा है। कैंडिडेट और उसके साथ उसका प्रस्तावक और अनुमोदक केवल 3 जने महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करेंगे और अपना नामांकन करेंगे। आज 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जाँच होगी, वैध सूची लगाई जाएगी
और 7 तारीख को प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी और उसी दिन परिणाम घोषित करते हुए और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया जाएगा। छात्र संघ के चुनाव के मद्देनजर आज नॉमिनेशन है, जिसमें जिसने भी आवेदन किया है, जिसमें पुलिस की रिपोर्ट आई है, उसको अनुमति दी गई है। यदि बिना अनुमति के किसी ने भी रैली निकाली तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। छात्र संघ चुनाव को लेकर राजधानी देहरादून के टीएवी पीजी कॉलेज में सभी दलों के बीच गहमा गहमी शुरू हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले एबीवीपी ने अपनी तरफ से एक साथ प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जिसमें यशवंत पवार को अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया गया है। जिसके बाद कॉलेज के कैंपस में समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई ने भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी अक्षय लाकड़ा ने कहा कि इस बार 3 पदों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए राहुल चक्की को टिकट दिया गया है। वहीं शालिनी भंडारी को विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और आयुष राणा को महासचिव के लिए टिकट दिया गया है। 3 प्रत्याशी लड़वा रहे हैं और पिछली बार 2 पदों पर हम लोग लड़े थे कि यूआर का पद जीते थे। इस साल हम लोग तीनों पदों के लिए बड़े आश्वस्त हैं। हमारा पैनल बड़ा मजबूत है। 15 साल बाद हम लोग श्रीनगर का कैंपस जीत कर आए, जिस प्रकार से आए हैं और बच्चों ने जिस प्रकार से हम पे विश्वास दिखाया, छात्र छात्राएं फिर एक बार एनएसयूआई की तरफ आ रहे हैं। और आज जब ये दोबारा चुनाव का आगाज हुआ है डीएवी कॉलेज के अंदर, तो हम लोग बड़े आश्वस्त हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई सब एक होकर हम लोग प्रत्याशी हम लोगों ने उतारे हैं। अध्यक्ष पद पे हमारे प्रत्याशी राहुल जग्गी है, दूसरा यूआर पे बहन शालिनी भंडारी लड़ रही है, तीसरे पे आयुष राणा हमारे उम्मीदवार हैं। तो हम बड़े ही इस चीज पे आश्वस्त हैं और अच्छा चुनाव हम लोग लड़ने वाले हैं। उत्तरकाशी के आजाद मैदान में विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण संगठन की ओर से सैनिक दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तरकाशी की प्रतिभाओं के साथ वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इस मेले से हुई कमाई को पूर्व सैनिक के कल्याण के लिए जनपद में विभिन्न आपदाओं, निर्धन कन्याओं के विवाह आदि में खर्च किया जाता है और इस मेले में जनपद के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उत्तरकाशी में हो रहा है और ये काफ़ी सालों से होता आ रहा है यहाँ पे, और इससे जो भी है इनकी समिति जो गरीब बच्चों के लिए और क्षेत्र में जो भी ये एक खुशी वाला माहौल हो जाता है। और इनका एक लॉटरी सिस्टम भी है, वो भी एक बहुत अच्छा है। और जो ये सैनिक कल्याण समिति है, जिस तरीके की और भी गतिविधियाँ रखती है समाज के लिए, वो काफ़ी एक, मैं पूरी समिति के जितने भी जो भी सदस्यगण हैं, जो भी इस चीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अभिनंदन करता हूँ। जय बद्री विशाल विश्वनाथ पूर्व सैनिक संगठन का यहाँ पर मेला चल रहा है, जो कि हर वर्ष दिवाली का मेला होता है। सभी लोग बहुत खुश हैं और इसी मेले के उपलक्ष्य में हमने बहुत सारी मेहनत की है कि ताकि ये मेला अच्छा बने। और इसी खुशी में बाबा विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेला सभी के घरों में खुशहाली लाए और सभी लोग खुश रहें। हर वर्ष हम लोग सैनिक दीपावली मेला का आयोजन करते हैं। आज मेले का दूसरा दिन है। बाहर में चरखी लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। इस जो सैनिक दीपावली मेला जो हम लोग मनाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए काम किया जाता है, वीर नारियों के कल्याण के लिए काम किया जाता है। आपदा में अगर किसी जनमानस को कोई नुकसान होता है तो वहाँ पर भी हम हर समय जो है उनकी मदद के लिए तत्परता रहते हैं। इसी में से इस मेले से जो भी थोड़ा बहुत हमारे आय होती है, वो पूरी की पूरी आय हम समाज सेवाओं में ही लगाते हैं। बागेश्वर के बाजार में खड़िया की मांग कम होने लगी, जिस वजह से खड़िया का बाजार में सही मूल्य नहीं रहा, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। हालांकि खनन कारोबारियों ने विपक्षी नेता हरीश चंद्र अठानी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हरीश अठानी ने कहा कि बागेश्वर में यदि खड़िया खनन का व्यापार सुचारू रूप में नहीं हुआ तो छोटे तबके की गाड़ी, घोड़ा और मजदूरी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। यदि जल्दी सरकार खनन कारोबारियों को घाटे से नहीं उबारती है तो बागेश्वर के ग्रामीण स्तर पर सभी के लिए घोर आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। 10,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। 8 से 10,000 परिवार में कौन कौन आते हैं? प्रतिदिन 300 ट्रक लगभग बागेश्वर से बाहर जाते हैं। तो वो वाहन स्वामी जिनने खनन उद्योग के भरोसे ट्रक खरीदे थे, बैंक की किस्त देनी थी, वो प्रभावित हैं। वो दुकानदार जो उनके मजदूरों को, श्रमिकों को, उनके स्टाफ को जो राशन देता था, वो प्रभावित हैं। वो भवन स्वामी जिनके वहाँ वो लोग किराए में रहते थे, वो प्रभावित हैं। जबकि 15 सितंबर से 15 जुलाई तक का काम चलता था।
इस बार मार्च के महीने में ही लोगों ने काम बंद कर दिया और 2 नवंबर आ गई, आज तक भी ये लोग खनन कार्य शुरू नहीं हो पाया। इससे स्थानीय जनता में बड़ा उहापोह की स्थिति है कि क्या होंगे, शुरू होंगे, नहीं हो पाएंगे, क्या रहेगा। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडिताचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार अब परेड ग्राउंड देहरादून में लगने वाला है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक पहले देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के फुटबॉल मैदान में यह आयोजन होना था, लेकिन वहां कम जगह के साथ भीड़ ज्यादा होने की आशंका और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने जगह बदलवा दी। अब परेड ग्राउंड में 4 नवंबर को बाबा के दरबार की तैयारियां की जा रही हैं। हरिद्वार में कृषि विभाग की ओर से कृषि रबी फसल महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें किसानों को फसलों की जानकारी देने के लिए 8 रथ रवाना किए गए, जिसको सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने रवाना किया। ये प्रचार गाड़िया जिले के 46 न्याय पंचायतों में जाकर किसानों को योजनाओं की जानकारी देंगी। वहीं सरकार की उपलब्धियां बताते हुए निशंक ने कहा कि हरिद्वार जिले में 1,46,000 किसानों के खातों में लगातार किसान सम्मान निधि की राशि पहुंच रही है, जिससे किसान सशक्त बन रहे हैं। कृषि रवि महोत्सव आज शुरू हुआ है और आज 8 विकास रथों को हरी झंडी दी गई है और वो इस जिले के 46 न्याय पंचायतों में जाएंगे, जहां केंद्र पोषित योजनाएं, राज्य पोषित योजनाएं, इन सब के बारे में लोगों को बताएंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि 1,42,405 किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 293 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में गया। जो हमारी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, जो हमारी सरकार से योजनाएं आ रही है, उनके विषय में विस्तार से बात हुई। किसानों को हमारे जो जिले के अधिकारी हैं सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए और जितनी भी योजना आ रही है उनके विषय पर चर्चा हुई, उनका लाभ हमारे किसानों तक पहुंचा सके। ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं। बागेश्वर के बीटी पांडे कैंपस में छात्र संघ चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छात्र संघ चुनावों में छात्र छात्राओं के बीच एबीवीपी और एनएसयूआई जैसे छात्र संगठनों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बागेश्वर महाविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठन में सीधी टक्कर है। महाविद्यालय कैंपस बागेश्वर में लिंक 2 कमेटी की सिफारिशों का प्रमुखता से पालन करवाया जा रहा है। चंपावत के बनवसा सेना भर्ती केंद्र में अग्निवीर की भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने वाले चंपावत जिले के युवाओं के लिए उत्तराखंड परिवहन ने बस सेवा शुरू कर दी है, ताकि युवाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस दौरान डिपो के एजीएम ने बताया कि डीएम चंपावत के निर्देश पर लोहाघाट डिपो की ओर से सेना भर्ती में जाने वाले युवाओं के लिए अतिरिक्त बसें लगा दी गई हैं। जिस हिसाब से युवाओं की भीड़ बढ़ती जाएगी, बसों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। लिए भर्ती के लिए शासन स्तर पर जो निर्देश दिए गए थे कि एक्स्ट्रा बसें चलाई जाए, उसके लिए हमने 1 महीना पहले ही तैयारी कर ली थी और जैसे भी अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ती है, आवश्यकता अनुसार उनको बसों को लगा दिया जाता है। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी किसी तरह की कोई परेशानी होती है, वो हमारा कंट्रोल रूम में सीधे बात कर लेते हैं कि भाई पानी की कमी है या और कुछ कमी है, तो वो पानी की भी व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे हमारे यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को किसी तरह की यात्रा का असुविधा ना हो। इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली है हमने और जैसे जैसे डिमांड आ रही है गाड़ियों को हम लगा दे रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड सरकार ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला है और देश विदेश में जाकर धामी निवेश जुटाने में लगे हैं। धामी लगातार निवेशकों से मिल रहे हैं और उनको उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड की आर्थिकी और रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योगों को स्थापित करना जरूरी है। इसी काम में सीएम धामी जुटे हैं। अब तक करीब 94,000 करोड़ के MOU हो चुके हैं।
सीएम धामी अब अपना अगला रोड शो मुंबई में करने वाले हैं। मुंबई में होने वाले रोड शो में से सबसे ज्यादा करार होने की उम्मीद है। जो निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग थे, उन सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश के करार के रूप में वहाँ भी हमको प्राप्त हुई थी। एक संबंध है, बहुत आना जाना है, चार धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का मानस खंड हो, केदार खंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है। उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर, और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का बागेश्वर जिला खनिज संसाधनों से भरपूर है। एक अच्छा राजस्व देने वाला सबसे अमीर जिला है। उत्तराखंड सरकार की आय के रूप में बागेश्वर जिले के बड़े मायने हैं। खड़िया खनन से हर साल उत्तराखंड सरकार को अच्छा राजस्व मिलता है। खड़िया खनन से उजड़ चुके गांवों को दोबारा स्थापित करने के लिए बागेश्वर जिला स्तर पर जिला खनिज न्यास फाउंडेशन के रूप में अतिरिक्त धनराशि का कोष भी है। बागेश्वर में प्रशासन के पास धन के भरपूर भंडार होने के बाद भी बागेश्वर में खड़िया खनन से उजड़ चुके प्रभावित गांवों में खनन न्यास के रूप में उपस्थित सहायता धनराशि पहुंचा पाने में जिले के पूर्व और वर्तमान जिलाधिकारी फेल साबित हुए हैं। जिसमें लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हमें धनराशि उपलब्ध कराई है, जिसमें लगभग 10 काम हैं। 10 कामों में हमारे 3 काम पूर्ण हो चुके हैं और 7 काम हमारे प्रगति में। इस वक्त कार्य की प्रगति हमारे सिर्फ 2-3 कामों को छोड़ के लगभग जो शेष हमारे 7 काम हैं, 7 में से 2 कामों को छोड़ के बाकी सब में 75% की प्रोग्रेस है और मुझे लगता है कि हम नवंबर माह में वो कार्य पूर्ण कर लेंगे और शेष जो 2 काम हैं वो हम जो है दिसंबर में कंप्लीट कर। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीएससी कपकोट श्रवगृह निर्माण के लिए 24,55,000 रुपए स्वीकृत हुए थे। साथ ही सीएससी कपकोट ईसीआरपी में 20 बेडेड हेतु 40,66,000 रुपए, रेड क्रॉस भवन हेतु 13,13,000 रुपए और ट्रामा सेंटर में मरम्मत हेतु 9,75,000 रुपए वो स्वीकृत हुए थे। जिसके सापेक्ष सीएससी कपकोट में जो मोर्चरी हाउस बनना था उसके लिए कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग को पैसा स्वीकृत एवं अलॉटमेंट ग्रामीण निर्माण विभाग को ही हुआ था। और जो कपकोट में ईसीआरपी वाला था वो भी कपकोट को ही हुआ था। रेड क्रॉस वाला ब्लॉक बागेश्वर को अलॉटमेंट हुआ था। हमारे पास जनपद में एकमात्र 9,75,000 रुपए वो स्वीकृत हुए थे और ट्रामा सेंटर में रिपेयरिंग के लिए, जिसके लिए हमने 2 अगस्त को निविदा निकाली थी अमर उजाला दैनिक जागरण ये जनपद के उसमें, और जिसमें हमने वर्क ऑर्डर 7 तारीख को दिया था, जिसके के लगभग आज 60 या 70% काम कंप्लीट हो गया है। हमारे पास एक ही काम में मिला था, बाकी जो 3 काम थे वो कार्यदायी संस्था को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अलॉटमेंट हुए थे और उनके कार्य की प्रगति रिपोर्ट श्रवगृह निर्माण अभी तैयार हो गया है और 20 बेडेड का कार्य 90%। तो जैसे जिलाधिकारी मैडम वहाँ निरीक्षण में गई थी तो उन्होंने पाया था कि असम में जो एक भवन बन रहा था वो अधूरा पड़ा था, तो उसके लिए उन्होंने 17 लाख की स्वीकृति की है। उसका हमको 12 लाख कुछ 75% धनराशि मिली है। उसमें हॉल का निर्माण का जो कक्षा अधूरा भवन था वो निर्माण हो चुका है। और ऐसे ही जो खोलिया इंटर का जो विवेकानंद गरुड़ का, वहाँ उनको 9 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। ऊपर हॉल का, मीटिंग हॉल का वो निर्माण चल रहा है, अभी वो निर्माणाधीन है। और उसके अतिरिक्त हमारे 5 विद्यालयों में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम का हमने संचालन किया है। हमने स्कूलों में एस्ट्रोनॉमी लैब्स की स्थापना की है। तो इन एस्ट्रोनॉमी लैब्स में जहां आज खड़े हैं आप, एक ये है जीआईसी बागेश्वर में, इसके अतिरिक्त जीआईसी कांडा, जीआईसी गरुड़, कपकोट में 5 जगह पर यह स्थापित। नैनीताल में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में हुए विकास को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताया। इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि जनपद में 558 दुग्ध समितियों से बढ़ाकर उन्होंने 653 दुग्ध समितियों का गठन किया, जिसमें से 604 दुग्ध समितियां वर्तमान में कार्य कर रही हैं। बोरा ने कहा कि पहले अकुशल श्रमिकों को 7,000 रुपए मानदेय दिया जाता था, 25,000 रुपए तक दिया जा रहा है। सभी कामगारों को ईएसआई की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। श्वेत क्रांति के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्होंने दुग्ध संचालक मंडल के सदस्यों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।